नमस्कार, टेंडी डिबेट में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर हरेंद्र अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और भारत पर चर्चा करूंगा। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत को 2022-23 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद के लिए फिर से चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। संयुक्त राष्ट्र ने 17 मार्च 1948 को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना की। दिसंबर 2021 की शुरुआत में भारत को 2022-23 द्विवार्षिक के लिए श्रेणी बी राज्यों के तहत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के लिए फिर से चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की सभा ने अगले द्विवार्षिक के लिए परिषद के सदस्यों का चुनाव किया है। परिषद IMO का कार्यकारी अंग है और संगठन की गतिविधियों के प्रबंधन विधानसभा को रिपोर्ट करने का प्रभारी है। समुद्री सुरक्षा और प्रदूषण पर सरकारों को सिफारिशें प्रदान करने के अलावा परिषद विधानसभा के कार्यों को करती है। IMO परिषद के लिए उम्मीदवार। श्रेणी ए, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग सेवाएं प्रदान करने में सबसे बड़ी रुचि वाले 10 देश: चीन, ग्रीस, इटली, जापान, नॉर्वे, पनामा, कोरिया गणराज्य, रूसी संघ, ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड और संयुक्त राज्य का यूनाइटेड किंगडम। श्रेणी बी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे बड़ी रुचि वाले 10 देश: भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात। श्रेणी सी, 20 देश जिनकी समुद्री परिवहन या नेविगेशन में विशेष रुचि है और जिनकी परिषद का चुनाव दुनिया के सभी प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। वो हैं बहामास, बांग्लादेश, बेल्जियम, चिली, कोलंबिया, साइप्रस, डेनमार्क, मिस्र, इंडोनेशिया, जमैका, केन्या, सऊदी अरब साम्राज्य, मलेशिया, माल्टा, मेक्सिको, मोरक्को, नाइजीरिया, पाकिस्तान, पेरू, फिलीपींस, पोलैंड, टर्की और वानुअतु। भारत और IMO। भारत 1959 में शामिल हुआ। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में भारत की नगण्य भागीदारी और गतिविधियों ने इसके हितों को नुकसान पहुंचाया है। यह एक बार फिर से स्पष्ट हो गया है जब IMO ने हाल ही में घोषणा की कि व्यापारी जहाज़ों को 1 जनवरी 2020 से शुरू होने वाले 0.5% से अधिक की सल्फर सामग्री के साथ ईंधन नहीं जलाना चाहिए। विनियम एक कीमत पर आते हैं जो भारत जैसे उभरते देशों को काफ़ी हद तक नुकसान का सामना करना पड़ता है। ऐसे देश रिफाइनरियों के रूप में विशेष रूप से भारत में मांग को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं। माल ढुलाई लागत में वृद्धि शुरू हो गई है, जिससे खुदरा कीमतों में भी वृद्धि हुई है। IMO में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का पद पिछले 25 वर्षों से खाली है। IMO पेपर्स के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत की हालिया टिप्पणियां सीमित हैं और वैश्विक शिपिंग में भारत की भागीदारी के अनुपात में नहीं है। आइए IMO के संक्षिप्त इतिहास पर चर्चा करें। यह लंबे समय से समझा गया है कि समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए सबसे बड़ा दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय मानकों का निर्माण करना है, जिनका पालन सभी शिपिंग देशों द्वारा किया जाता है। और ऐसी कई संधियों को 19वीं शताब्दी के मध्य में अपनाया गया था। कई देशों ने समुद्री सुरक्षा को अधिक प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने के लिए एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय इकाई के विकास का सुझाव दिया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना तक इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया था। 1948 में जिनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से IMO बनाने के लिए एक समझौता अपनाया, जिसका मूल नाम अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन या IMCO था, लेकिन नाम 1982 में IMO में बदल दिया गया था। IMO कन्वेंशन 1958 में लागू हुआ और अगले वर्ष नए संगठन की उद्घाटन बैठक हुई। कन्वेंशन के अनुच्छेद 1A में ये बताया गया कि संगठन के लक्ष्य इस प्रकार हैं: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगे नौवहन को प्रभावित करने वाले सभी प्रकार के तकनीकी
मामलों से संबंधित सरकारी विनिमय और प्रथाओं के क्षेत्र में सरकारों के बीच सहयोग के लिए मशीनरी प्रदान करना, समुद्री सुरक्षा, नौवहन की दक्षता और जहाज़ों से होने वाले समुद्री प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित मामलों में उच्चतम व्यावहारिक मानकों को सामान्य रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहन देना और सुविधाजनक उनको बनाना। संगठन इन लक्षणों से संबंधित प्रशासनिक और कानूनी मुद्दों को संभालने के लिए भी अधिकृत है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का पहला उद्देश्य समुद्र में जीवन की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के एक नए संस्करण को मंजूरी देना था। जो सभी समुद्री सुरक्षा संधियों में सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि 1960 में जिसे पूरा किया गया और आईएमओ ने जहाज टन भार की गणना के लिए तकनीक को संशोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री वाणिज्यिकों को आसानी से उनको लोड लाइनों और खतरनाक उत्पादों को ले जाने जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि जबकि सुरक्षा आईएमओ का सबसे महत्वपूर्ण काम था और अब भी जारी है, एक नई चिंता पैदा होने लगी, प्रदूषण जो कि समुद्र द्वारा हो रहा। स्थानांतरित तेल की मात्रा में वृद्धि, साथ ही तेल टैंकरों का आकार विशेष चिंता का विषय था और 1967 की टॉरे कैनियन तबाही जिसने 1,20,000 टन तेल गिरा दिया, इसने समस्या को एक भयावता को रेखांकित किया, इसको एक बड़ा रूप दिया। अगले कुछ वर्षों में आईएमओ ने टैंकर दुर्घटनाओं को रोकने और उनके परिणामों को कम करने के उद्देश्य से कई उपायों को लागू किया। इन उपायों में सबसे महत्वपूर्ण था जहाज़ों से प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1973 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जैसा कि 1978 के प्रोटोकॉल द्वारा संशोधित किया गया था। इसमें आकस्मिक और परिचालन तेल प्रदूषण के अलावा रसायनों, पैकेज्ड उत्पादों, सीवेज, कचरा और वायु प्रदूषण से प्रदूषण करना शामिल है। आईएमओ को प्रदूषण के परिणाम स्वरूप वित्तीय नुकसान का अनुभव करने वाले व्यक्तियों की क्षतिपूर्ति के लिए एक विधि विकसित करने का भी काम सौंपा गया था। 1969 और 1971 में 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे तेल प्रदूषण के पीड़ितों के लिए पहले की तुलना में मुआवजा प्रदान करना काफी आसान और तेज हो गया। प्रदूषण पीड़ितों के लिए उपलब्ध मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए दोनों समझौतों को 1992 में और फिर 2000 में संशोधित किया गया था। 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना के साथ एक वैश्विक खोज और बचाव प्रणाली भी शुरू की गई, जिसमें जहाज़ों को रेडियो और अन्य संकेतों की उपलब्धता में काफी सुधार हुआ। ग्लोबल मैरीटाइम डिस्ट्रेस एंड सेफ्टी सिस्टम 1988 में स्थापित किया गया था और 1992 में लागू किया जाना शुरू हुआ। GMDSS फरवरी 1999 में पूरी तरह से चालू हो गया, जिसका अर्थ है दुनिया में कहीं भी संकट में फंसे जहाज़ों को अब व्यावहारिक रूप से बचाव का आश्वासन दिया जा सकता था। भले ही जहाज के चालक दल के पास सहायता के लिए रेडियो के लिए समय नहीं है, क्योंकि संदेश स्वचालित रूप से प्रसारित हो जाए। 1995 में नाविकों के लिए प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी के मानकों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। 1978 में परिवर्तन 1 फरवरी 1997 को प्रभावी हुए। वे नाविक मानकों में उल्लेखनीय वृद्धि करते हैं और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन प्रदान करते हैं। कन्वेंशन के अनुपालन के बारे में आईएमओ को सूचना रिपोर्ट करने के लिए बाध्य पार्टियों के साथ सरकारी गतिविधियों की निगरानी करने का भी अधिकार इसको प्राप्त है। मनीला संशोधनों के लिए STCW कन्वेंशन और कोड की मंजूरी ने 2010 में STCW कन्वर्सेशन और कोड के एक महत्वपूर्ण सुधार का निष्कर्ष निकाला। श्री किटक लिम जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2023 तक
4 साल के दूसरे और अंतिम कार्यकाल के लिए संगठन के महासचिव हैं। विश्व समुद्री दिवस 29 सितंबर 2022 को आईएमओ मुख्यालय में हरित नौवहन के लिए नई तकनीक यानी न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर ग्रीनर शिपिंग विषय के साथ मनाया जाएगा। इस चर्चा में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।